हेलो, जय माता दी स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका साइंस आचार्य हिंदी मीडियम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम 12th क्लास का पार्ट 6 कर रहे हैं और चैप्टर अपना 5th चल रहा है। 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 21 का ए अपन ने कर लिया था और उसके आगे कर रहे हैं। लेकिन आगे चलने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुमसे भी बड़े हैं। हर रोज गिरेंगे लेकिन हारेंगे नहीं। जीतने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हम रुकने वाले तो नहीं है, ठीक है ना। काम करते रहेंगे। देखिए, बी क्वेश्चन है इसका sin x माइनस cos x और सी है sin x गुणा cos x। क्या करना है आपको, इसके सातत्यता की जांच करनी है, सतत है कि नहीं है, सातत्य है कि नहीं है। तो ये जो बी क्वेश्चन है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि ए किया था उसमें केवल इधर प्लस था, इतना सा फर्क है, इसमें माइनस आ गया। क्या करना है, कोई भी x की जगह पे आप पहले c मानोगे, मतलब x बराबर c के ऊपर इसका मान, तो c के ऊपर इसका मान निकाल करके रख लेना। फिर उसके बाद में LHL निकालोगे, मतलब कि बाईं सीमा निकालोगे। उसके बाद में दाईं सीमा का मान निकालोगे, दोनों सीमाओं का मान बराबर आएगा, इसलिए इसका जो मान आएगा, सॉरी ये जो फलन आएगा, ये फलन सततक होगा, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया आपको, ये करना है, ठीक है ना। माइनस प्लस उस जगह पर प्लस वाला फॉर्मूला लगा था, मतलब प्लस और माइनस के फॉर्मूले लगे थे। sin x प्लस h का इधर भी लगेगा उसी तरीके से। एक बार sin x प्लस h का लगेगा, इधर cos x प्लस h का लगेगा, फिर sin x माइनस h का लगेगा और cos x माइनस h का लगेगा। चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, मैं सी क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। क्या करना, सबसे पहले माना x बराबर c है, ठीक है ना। ये अपन ने मान लिया x बराबर c पर, तो फलन का मान निकालो सबसे पहले। फलन का मान cos c बराबर sin c cos c, ठीक है ना। ये हो गया, रख दो इसको साइड में। अब क्या करना है, मैं सीमा का मान निकालता हूं। देखिए सीमा का मान, तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, मतलब कि बाईं सीमा लूंगा, तो क्या आएगा वो, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, और इधर आ जाएगा fx। फिर उसके अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx की जगह पे क्या आ जाएगा, f c माइनस h, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इधर रख देना इसको मान एज इट इज, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या है sin x, उसकी जगह पे आ जाएगा sin c माइनस h, और इधर आ जाएगा cos c माइनस h। ये हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से इसको आगे करते रहेंगे। कैसे करेंगे, देखिए दो तरीके, या तो आप इधर sin a माइनस बी cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लो, और अगर आपको दूसरा एक फॉर्मूला ध्यान है कि sin a गुणा sin b या फिर sin x गुणा sin y का sin x गुणा cos y का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब मुझे पता है कि वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है ना। sin x गुणा cos y, अच्छा दोनों का सेम है, तो ये sin x गुणा cos x, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला तो लगा देंगे, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि इधर x माइनस वाई और इधर भी x माइनस वाई, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, sin h का मान रख देना, वापस आपको एक ही चीज मिल जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैंने कहा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर लगा दिया अपने फॉर्मूला sin c cos h माइनस sin h cos c, ठीक है। फिर गुणा के अंदर, अब देखो ये, अब cos वाले फॉर्मूला ओपन करना, तो cos का फॉर्मूला क्या होगा, cos c cos h माइनस, इसलिए प्लस आ जाएगा sin c sin h, ये फॉर्मूला आ गया। अब क्या करो, इसको सब जगह पर लिमिट को अलग अलग ले जाओ, तो लिमिट इन सब के पास में, मतलब देखो गुणा के अंदर होता है, तो लिमिट एक बार इसके साथ भी लग जाएगी और इसके साथ भी लग जाएगी। अगर आपको ध्यान हो तो अपने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a है और अपने पास में fx गुणा gx है, तो अपन क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट x टेंड्स टू a gx, ये करते थे। तो वही मैं करने वाला हूँ, दोनों पे लिमिट अलग अलग लगाने वाला हूँ, ठीक है ना। एक बार देख लो, इसको देख लिया होगा, तो ये काम अपन करने वाले हैं यहाँ पर, तो ये काम करेंगे। अब देखना, अगर लिमिट को इधर पूरे में ले लूं, तो ये देखिए h की जगह पे 0 रख देना आप, तो h की जगह पे जहां जहां पर भी h दिख रहा है वहां पर 0 रख दो। 0 रख दूंगा तो क्या आएगा, देखिए sin c cos 0 माइनस sin h
कॉस 0 साइन कॉस एच और सी, ठीक है। इस जगह पर भी करूंगा ये, तो ये देखिए कॉस सी एज इट इज, इधर आएगा कॉस 0 डिग्री प्लस साइन सी और साइन 0 डिग्री, ये भी हो गया। अब क्या करना, देखो इसका मान कितना है, देखो cos 0 का मान तो 1 हो गया, और इसका ये तो h ही रहेगा ना, h की जगह पे मान रखा है इसलिए ये तो c रहेगा, इस जगह पर बदलेगा मान 0 डिग्री, ठीक है ना। और इसका मान क्या हो गया, इसका मान 0 हो गया। ठीक इसी तरीके से इसका मान क्या हो जाएगा, cos 0 1 हो गया, sin 0 0 हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, 0 से गुणा होके इधर क्या बच गया आपके पास में, खाली sin c बच गया, ठीक है ना। ये पूरा 0 हो गया, गुणा का निशान आ जाएगा, इधर cos c बच गया, और ये क्या चीज़ आ गई अपने पास में, तो ये तो sin c 0 में गुणा हो गया, तो ये 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के अपने पास में आंसर इसका क्या आ गया, वही LHL निकाल रहे थे अपन, ठीक है ना। दाई सीमा क्या आ गई, sin c गुणा cos c, ये देख लो इधर लिखा था अपने sin c गुणा cos c, ठीक है ना। चाहो तो इसको समीकरण 1 समीकरण 2 लिख दो। अब मैं इसकी बाई सीमा निकाल लेता हूं। देखिए बाई सीमा क्या, बाई सीमा निकाली मतलब कि राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू, इस बार चलेगा c प्लस और fx, अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h। अब इस मान को यहां पर रख देना। अच्छा यहां पर रख करके फिर वापस आपको ये स्टेप पूरा करना है, फॉलो करना है ये तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c प्लस h गुणा कॉस c प्लस h, ठीक है। अब इसको कर देंगे h की जगह पे 0 रख दो, चाहे तो यहीं भी रख सकते हो, अगर यहाँ पर भी अपन 0 रख देंगे इतना इसको खोलने की भी जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा साइन c और कॉस c, ये है अपने पास में समीकरण 2। अब लास्ट में अपन एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन लिख देना आपके यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 समीकरण 2 वो समीकरण 3 से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर fx, अतः फलन सर्वत्र सतत होगा। बस इतना सही है क्वेश्चन, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे एक तरीके से ही चल रहे हैं, एक ही पैटर्न के अंदर चल रहे हैं। अगर आपको समझ में आए क्वेश्चन तो, है ना, तो आपको क्या करना है, एक तरीके से इसके पैटर्न को अच्छे से समझना है आपको। एक बार इसका पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया ना, क्या हो रहा है भाई, fx का मान निकालना है, मतलब सीमा का मान निकालना है, उसके बाद में उसका अस्तित्व है या नहीं चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन दोनों के मान निकालने होते हैं। बस इन दोनों के मान निकाल लो, बराबर है तो सतत है, नहीं है तो सतत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, कई है क्वेश्चन नंबर 22 है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पढ़ाने लग जाए, नहीं। क्वेश्चन ये है कि कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोट टेंजेंट, इन सब का आपको सातत्यता के बिंदु निकालने हैं, मतलब कि सतत है या फिर नहीं है वो चेक करना है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ करके बता देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास लिखा है कि इनके सातत्यता पर विचार कीजिए। अब एक बात समझना, ये कोसाइन आपको दिख रहा ना, वास्तव में कोसाइन इसने लिख दिया है, ये अपने आप में कॉस थीटा है, दिख तो रहा ना मार्कर, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। ये वाला कॉस थीटा है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये अपने आप के अंदर कोसेक थीटा है, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है ये है सेक थीटा, और ये नाम से समझ गए होंगे आप कि ये क्या चीज़ है, कॉट, ये क्या है, कॉट थीटा। तो इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, कोसेक, कोसेक, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट, इन सबके सातत्यता पर विचार करना है। अब करना क्या है वो समझना। जैसे सबसे पहला मैंने इसको कॉस को ले लिया, ठीक है ना। कॉस का मैं शॉर्ट के अंदर बताऊंगा, क्योंकि साइन को मैं बता चुका हूं, तो कॉस आप अपने आप कर लोगे, मैं शॉर्ट में इसको निपटाऊंगा, केवल ये तीनों अच्छे से बता दूंगा। देखो कॉस का मतलब क्या है, सबसे पहली चीज ग्राफ इसका माइंड में लेकर के आओ। आप लोगों ने अगर सेकंड चैप्टर जो था प्रतिलोम त्रिकोणमिति, वो मुझसे पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार जा करके उसका फर्स्ट जो इंट्रो वाले वीडियो थे ना, जहां पर मैंने उसके ग्राफ बताए थे, वो जरूर देखना अच्छे से। और 11th क्लास का थर्ड चैप्टर जब स्टार्ट किया था ना, तब उसके अंदर भी मैंने
दूसरे या तीसरे जो उसका वीडियो था ना पार्ट, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से इनके ग्राफ समझाए थे। वो ग्राफ इसीलिए समझाए थे, अगर ग्राफ इसका समझ में आ गया ना तो कहाँ ये सतत होगा और कहाँ असतत होगा वो खाली आप ऐसे ही बता दोगे। भाई कॉस का ग्राफ तुरंत माइंड में लेकर के आओ, क्या कहीं पर टूटता है, क्या कभी टूटता है, क्या नहीं टूटता है ना, तो बस वही आंसर आ गया इसका। इसका मतलब ये क्या है, सर्वत्र सतत है। अब ये थीटा लिखा है मैंने, लेकिन थीटा नहीं लेना है इसको, अपने को एक्स लेना है, ठीक है ना। इस जगह पर अपन एक्स लेंगे, ये गलती से थीटा लिख दिया मैंने, अपन को एक्स लेकर के काम करना है। अच्छा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनके भी डायग्राम याद होंगे आपको। चलो डायग्राम क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ ही ध्यान होगा। कोसेक वाले ग्राफ को एक बार मैं आपको बताता हूँ, फिर देखना कि आंसर अपना कितना आसानी से आएगा। देखो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का चलता था, ठीक है ना, ये चलता था अपने पास में साइन का ग्राफ। अगर साइन का ग्राफ इस तरीके का था तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता था, इसलिए कॉसेक का ग्राफ इस तरीके का चलता था। ये जो लाइन थी, फिर इसी तरीके से एक लाइन यहां आएगी, ये अपना ग्राफ चलता था। अब आपको ध्यान होगा कि ये जो बिंदु है ना, ये आगे कहां जाएंगे, तो ये अनंत पे जाएंगे, और अनंत मान क्या होगा, तो देखो साइन के अंदर मान अनंत कहां पर जाएगा, 0 डिग्री के ऊपर, ये देखो 0 पे। फिर उसके बाद में कहां पर जाएगा, तो पाई के ऊपर। इसका मतलब 0 पाई, ठीक है ना, इस जगह पर माइनस पाई। फिर उसके बाद में अगला जो आएगा, देखो पाई के ऊपर इधर भी अनंत, फिर उसके बाद में 2 पाई, इस तरीके से जा रहा है। इसका मतलब ये कहां पर सतत नहीं है, तो देखो ये पाई वाले बिंदु पे सतत नहीं है। इसका मतलब ये आर के सारे मान के ऊपर सतत होगा, लेकिन कहां सतत नहीं होगा, कहां सतत नहीं होगा, ये एन पाई के ऊपर सतत नहीं होगा। 0 एन पाई, हाँ सही बात है, तो पाई के ऊपर सतत नहीं होगा, ठीक है ना। ये इस तरीके का इसका आंसर आएगा। अब ये क्या लिखा है मैंने, नहीं आ रहा होगा समझ में, ये थोड़ी मैथ्स की लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होती है। आर मतलब कि सारे के सारे रियल नंबर के ऊपर सतत होगा। क्या, कहां सतत होगा, तो रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर के ऊपर सतत होगा। केवल उसमें से एक ये वाले मान को हटा देना, माइनस कर रखा ना, सारे रियल मान आ जाएंगे, लेकिन बस ये नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा, जिसमें x, जहां x बराबर n पाई है, और n क्या है, फॉर एवरी n इज बिलोंग्स टू z, मतलब कि n जो है वो परिमेय संख्या पूर्णांक में से कुछ आएगा, वहां पर ये क्या होगा, सतत नहीं होगा। अब इसको मैं यहां पर भी आपके सामने अभी बताऊंगा कि इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे करेंगे, लेकिन बाय चांस आपके पास में ये क्वेश्चन आया, ठीक है ना, और एमसीक्यूज में आया, तो एमसीक्यूज को करने के लिए इतना बड़ा नहीं करने वाले जितना अभी मैं उसको करने के लिए बताऊंगा आपको, इतना लंबा हम वहां पर नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर ग्राफ ध्यान है आपको कि कहां पर ग्राफ टूटता है तो तुरंत कर लोगे। इसी तरीके से ध्यान करो, ये तो मैंने कॉसेक का ग्राफ बनाया है, इसी तरीके से सेक का ग्राफ होगा, वो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कॉट वाला ग्राफ ध्यान होगा, कॉट वाला ग्राफ किस तरीके का चलता है, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ चलता है कॉट का ग्राफ, कॉट नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कुछ ग्राफ चलता है उसका, तो दिमाग में आ जाएगा अपने आप। देखना उस वीडियो को जरूर देखना एक बार, जहां पर मैंने अच्छे से आपको पूरी चीज एक्सप्लेन कर रखी है कि किस तरीके से इसके ग्राफ हम अरेंज करते हैं। चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, बता क्या रहा हूं मैं आपको, क्या करना है भाई, cos x लेना है, fx बराबर cos x मान लेंगे सबसे पहले, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं इसको भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, fx बराबर cos x मान लिया अपन ने, फिर उसके बाद में x बराबर c पर निकालेंगे। एक बार क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे, ठीक है ना, फलन का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद में सीमा का मान निकालेंगे। और सीमा का मान दोनों तरफ से निकालोगे ना तो यहाँ से आपको cos c मिलने वाला है, यहाँ से सीमा का मान दोनों साइड से निकालोगे ना तो भी cos c मिलने वाला है। बल्कि मैं बोलता हूँ दोनों साइड से निकालना ही मत, इसके सीमा का मान निकालोगे कैसे, तो वो सीधा आप ऐसा करना, लिमिट c टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, cos c प्लस h, ये इस तरीके से निकाल लेना आप तो इसका मान सीधा सीधा cos c आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पर प्लस ले रहा हूँ तो ठीक है, अगर प्लस लूंगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस लूंगा तो माइनस आ जाएगा, लेकिन लास्ट आंसर मेरे पास cos c आने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि कोसाइन फलन जो होगा ना, कौन सा, कोसाइन फलन सर्वत्र सतत होगा, सर्वत्र सतत होगा। बस इस बात को ध्यान रखना कि साइन और कॉस जो होते हैं वो मैंने पहले भी आपको 2-3 फलन ऐसे बताए थे जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। उसमें से एक तो साइन वाला था, एक कोसाइन वाला था। फिर उसके बाद में अगर बहुपद फलन आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि समघात का बहुपद जो होगा वो हमेशा सतत होगा, ठीक है ना। वैसे विषम घात वाले में ऐसा क्या है तो वो जब क्वेश्चन आएंगे ऐसे तब बताऊंगा मैं आपको,
ये तो हुआ इसका फर्स्ट, साइड में हो गया था, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले तो। चलो इसका एक बार ये आंसर देख लेना आप। मैं इसका ये ग्राफ से जो मैंने आंसर बताया ना इसका, इसके ग्राफ को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह चाहिए करने के लिए। तो आंसर इसका आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे, ठीक है ना, इस चीज को समझना। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है, इधर कर रहा हूं मैं सेकंड, ठीक है ना। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्या है, एफ एक्स बराबर कितना है, कॉसेक एक्स। क्या है, कॉसेक एक्स, ठीक है। इसको मैंने मान लिया, माना एक्स बराबर सी पर, ठीक है। फलन का मान क्या आएगा, देखो फलन का मान एफ एक्स बराबर, एफ एक्स नहीं एफ सी ले लेते हैं इसको, एफ सी बराबर कॉसेक सी। लेकिन ये कॉसेक सी तो ठीक है। अब आप तो एक बात बताओ, अगर मैंने आपको कॉसेक 0 डिग्री बोल दिया तो क्या उसका मान निकाल लोगे क्या आप? कॉसेक 0 का मान क्या होता है, तो कॉसेक 0 का मान तो अपरिभाषित होता है, तो वो तो मान निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब सी कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 हो सकता है क्या, नहीं। फिर मैं वापस बोलूंगा अच्छा चलो ठीक है कॉसेक पाई का मान बता दो, तो वापस आपके माइंड में वही चीज आएगी कि सर जो कॉसेक 0 डिग्री होगा वही तो मान कॉसेक पाई का होगा, और वही तो मान सर आप आगे पूछो उसके पहले ही बता देता हूं मैं कि उसी वही मान कॉसेक 2 पाई का होगा। फिर आगे पूछो उसके पहले बता देते हैं सर वही तो मान कॉसेक माइनस पाई का होगा, वही कॉसेक माइनस 2 पाई का होगा, क्योंकि इन सबके ऊपर ये अनंत है। जब अनंत है मतलब परिभाषित ही नहीं है, और परिभाषित नहीं है तो उसी के ऊपर तो ग्राफ टूट रहा है, सतत कहां से होगा। इसलिए अब मुझे वो चीज मेंशन करनी पड़ेगी, और उसका भी रीजन क्या है, ठीक है ना, उसका रीजन समझना। देखो लेकिन एफ एक्स बराबर क्या है, कॉसेक एक्स, जो क्या होता है 1/sin x होता है, ठीक है ना, 1/sin x होता है। अब मेरी बात समझना, इसको अपन ने क्या कर लेंगे, इसको मैं एफ एक्स बटा जी एक्स का फलन मान लेता हूं। मतलब कि ये एफ एक्स जो है ना, एफ तो आ रखा है तो मैं इसको एच मान लेता हूं एक बार के लिए, ठीक है ना। अतः एफ एक्स फलन निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है ना। कैसे परिभाषित है कि भाई एफ एक्स बराबर एच एक्स बटा जी एक्स, जहां एच एक्स क्या है 1 और जी एक्स क्या है साइन एक्स, ठीक है ना। अब एच एक्स क्या है, एच एक्स बराबर 1 जो क्या है नियतांक, अतः यह सर्वत्र सतत होगा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं gx की, तो देखो gx बराबर sin x, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, अतः gx भी सर्वत्र सतत होगा। किंतु लेकिन क्या, तो लेकिन ये कि एफ एक्स बराबर एच एक्स बटा जी एक्स, ठीक है ना, सर्वत्र सतत तो होगा, क्योंकि देखो एच एक्स भी सर्वत्र सतत है, मतलब कि एफ एक्स क्या बन रहा है भाई, एफ एक्स एच एक्स बटा जी एक्स बन रहा है। एच एक्स सब जगह पर सतत है, क्यों, क्योंकि देखो वैसे आप इसको बोलो तो बहुपद फलन बोलो चाहे नियतांक बोलो हमेशा सतत है, ठीक है ना। जी एक्स साइन एक्स हमेशा सतत होता है, तो ये भी सतत है। लेकिन सतत होने में ये एक दिक्कत दे रहा है कि ये बटे में आ रहा है, और बटे में आ रहा है ना तो कई बार इसका मान 0 हो जाता है, और 0 होते ही ये 1/0 क्या आ जाएगा, अपरिभाषित रूप आ जाएगा। इसलिए किंतु एफ एक्स एच एक्स बटा जी एक्स में जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ये चीज लिखनी पड़ेगी अपने को, ठीक है ना। में जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो बता दिया मैंने, क्योंकि 0 आ गया तो 1/0 करते ही वो अपरिभाषित रूप हो जाएगा, इसलिए अपरिभाषित रूप में यहां पर लिख नहीं सकता। तो अपरिभाषित कहां होगा ये, अब देखो अब आ जाओ मैं ये चीज कैसे चेंज कर रहा हूं, ये मैंने आपको कॉसेक में डायरेक्ट बताई थी, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं जीएक्स की। जीएक्स क्या है, तो जीएक्स साइन एक्स है, इसलिए मैं जो परिवर्तन करने वाला हूं ना वो किस में परिवर्तन कर रहा हूं, साइन एक्स में। अब बताओ साइन एक्स 0 कहां पर होगा, सर सबसे पहले साइन 0 पे 0 होता है, उसके बाद में पाई पे 0 होता है, माइनस पाई पे 0 होता है, तो कहीं ना कहीं वो एन पाई के ऊपर ही तो 0 हो रहा है, तो बस वही को क्या करना है लैंग्वेज के अंदर लिखना है। अतः
x बिलोंग्स टू r, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, x, जहां x क्या है, तो x n पाई है, प्रत्येक n बिलोंग्स टू z के लिए सतत है, के लिए सतत है। ये लीजिए, जैसा ये था वो का वो आंसर आपको दिख गया होगा, ये वाला देख लेना, कौन सा, ये देखो ये, ठीक है ना, ये इसका मेन आंसर है। अब इसी तरीके से क्या करना है हमको, सेकेंड और कॉट टेंजेंट, मतलब कि सेक और कॉट जो है उनको भी इसी तरीके से परिभाषित करके मतलब समझाना होगा आपको। मैं पहले फर्स्ट वाला साइड होता हूँ, फर्स्ट वाला देख लो, फिर इसको मिटाता हूँ। यहीं पे मैं शॉर्ट के अंदर कराऊंगा, इसकी लैंग्वेज एक बार आपको लिखवा दी है, लैंग्वेज आप लिखोगे इसकी पूरी इसी तरीके से, ठीक है। देखो अब मैं ले रहा हूं इसमें से थर्ड क्या है, सेक एक्स, ठीक है। तो अपने को क्या कर लेना है कि भाई एफ एक्स बराबर सेक एक्स, और सेक एक्स को क्या लिख दूंगा मैं, 1/cos x, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास में वापस एफ एक्स बराबर क्या बन गया, ये कहीं ना कहीं एच एक्स बटा जी एक्स बन गया, ठीक है ना। जहां एच एक्स बराबर 1 क्या है, नियतांक हो गया ये, तो इसलिए ये क्या होगा, सर्वत्र सतत होगा, इसलिए एच एक्स सर्वत्र सतत। ठीक इसी तरीके से जो जी एक्स है वो क्या है, तो जी एक्स अपना cos x है, और cos x क्या है, ये भी क्या होगा, सर्वत्र सतत, ये भी क्या होगा, सर्वत्र सतत। किंतु एफ एक्स बराबर 1/cos x के लिए x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए x बिलोंग्स टू कहां पर सतत होगा, अब समझना, r माइनस, अब इसमें से कुछ माइनस करना। अब बताओ मुझे कि cos कहां पर 0 होगा, पहली बार कहां 0 होगा, तो cos पहली बार π/2 पे 0 होगा, सही बात है ना। बस पहली बार कहां होगा, π/2 पे 0, फिर उसके बाद में 3π/2 पे 0, फिर उसके बाद 5π/2 पे 0, क्योंकि देखो अगर वैसे अपन, मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं एक बार, क्वाड्रेंट के हिसाब से समझे तो यहाँ पर 0, फिर π/2, ठीक है ना, फिर पाई, 3π/2, 2π। अब देखो 0 रखोगे cos की जगह पे 1 मान आएगा, पाई रखोगे तो 1 मान आएगा, -1 मान आएगा, इधर 1 आएगा, -1, 1 -1, इधर दोनों तरफ रखते क्या आ रहा है, 0, भाई π/2 पे भी 0, 3π/2 पे भी 0, वैसे इधर -0 आएगा, इधर 0 -0, तो वो बात एक ही है। तो 0 मान बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं, π/2 और 3π/2 पे। तो इसको मैं कैसा लिखूंगा, इसको लिख दूंगा x, जहां x बिलोंग्स टू क्या है, 2n+1, 2n+1 क्यों, n+1, n+1/2π, ठीक है ना। लास्ट में ये नहीं लिखा है मैंने कि n बिलोंग्स टू z, वो चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है, जगह का मेरे पास में, इसलिए तो ये कहाँ पर होगा वो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसलिए x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमेशा इस जगह पर सतत होगा। कहाँ सतत होगा, इस जगह पर ये सतत होगा। ये आपके पास में सेक का भी काम पूरा हो गया। अब देखो कॉट को मैं आपको यहीं पे एक बार बता देता हूं, ताकि क्या पूरा काम आपके पास में एक साथ एक जैसा एक जगह पे आ जाएगा। इसको तो मिटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देता हूं। केवल इतनी सी जगह में मैं शॉर्ट के अंदर सबसे लास्ट में जो आपको लिखना है ना भाई, ये तो इसी तरीके से करना है भाई। कॉट को आप करोगे तो लिखोगे क्या कॉट के लिए, समझना। देखो अगर मैं कॉट लेता हूं तो कॉट को क्या लिखूंगा भाई, कॉट एक्स को हम लिख देंगे cos x बटा sin x, इसको अपन क्या कर लेंगे hx मान लेंगे और इसको gx मान लेंगे। अब वापस वही कहानी आ गई कि hx क्या है, सर्वत्र सतत है। कौन, cos x सर्वत्र सतत, hx सर्वत्र सतत। फिर उसके बाद में sin x क्या है, तो sin x जो है ना वो क्या है, gx, और वो भी सर्वत्र सतत। अतः h और x के प्रत्येक मान के लिए सर्वत्र सतत होंगे। कौन, cos x और sin x। लेकिन जब अपन इसको बटा कर दिया, जैसे अपन इसको भाग कर दिया तो cot x मिल रहा है। अब बताओ ये कहां पर सतत नहीं होगा, जहां पर sin x 0 होगा। अभी शायद एक क्वेश्चन किया अपन ने जहां sin x 0 मिल रहा है, शायद ये देखो sin x कहां 0 होता है, यहाँ 0 होता है। इसका मतलब कॉट भी कहां पर 0 हो जाएगा, सॉरी अनंत हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा जहां पर ये होगा। इसका मतलब जो आंसर इसका लिखा हुआ है ना, सेम आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि इसमें बटे में साइन आ रहा है।
और इसको इफेक्ट कौन कर रहा है, मतलब कौन इसको प्रभावित कर रहा है, इसके मान को कौन प्रभावित कर रहा है, जो इसके बटे में आ रहा है। जैसे ही वो जीरो हो गया मतलब साइन जीरो एक्स, साइन एक्स जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लास्ट में जो अपन लिखेंगे ना लाइन, वो क्या लिखेंगे कि इसके सतत होने के लिए, सतत होने के लिए जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। जब जी एक्स जीरो नहीं हो इसका मतलब साइन एक्स जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, तो कुछ भी हो जाएगा, सुनो क्या होगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन x जहाँ x बराबर ये जीरो कहाँ होगा, तो ये n पाई पे जीरो होगा और प्रत्येक n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। ये वाला मान एज इट इज आ जाएगा, इस जगह पर ये सतत होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल इसके कॉन्सेप्ट को समझना था। वो कॉन्सेप्ट जो है आपको खाली वो इस सेकंड वाले से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कॉस तो सर जगह पे सतत है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा अपने को ज्यादा। कॉसेक के अंदर आपको ये वाला है जो मैंने अच्छे से लिख करके लैंग्वेज में समझा दिया है, इन दोनों को मैंने शॉर्ट में करवा दिया है। साइड में हो जाता हूँ मैं, बात देखो इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। नीचे तक दिख भी रहा है बिल्कुल प्रॉपर, कैमरे में मैं चेक कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से देख लो, फिर मैं आता हूँ 23वें क्वेश्चन के ऊपर। 23वां क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 ये लिख रखा है आपके पास में, एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटा एक्स यदि एक्स लेस देन जीरो है और एक्स प्लस एक यदि एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो है। आपको क्या करना है, इसका असांतत्यता बिंदु निकालना है। चलो देखो, अगर थोड़ा सा समझ पा रहे हो ना तो आप ऐसा समझना इसको, x जब जीरो से छोटा है तो उसके लिए यहां से आपका एक फलन ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। जब x इज ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है ना, जब x इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल देन जीरो बन रहा है तो x प्लस एक, ये एक सरल रेखा बन जाएगी। इसका मतलब ग्राफ कहीं टूटता हुआ तो नहीं दिख रहा, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा कि अगर आप इसको देखो ना ध्यान से, तो साइन एक्स बटा एक्स कहीं देखा है क्या? अगर आपको अभी ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसा समझ लेना कि फलन का मान निकाल लेता हूं मैं पहले तो, ठीक है ना। तो जीरो के ऊपर फलन का मान निकाल लेते हैं, एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान क्या होगा, तो देखो एफ जीरो बराबर जीरो प्लस एक, क्योंकि बराबर के लिए ये वाला मान लूंगा तो क्या आ गया, मान एक आ गया, ठीक है ना। अब देखो सीमा का मान लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के देखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे अपन तो क्या आएगा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वाला मान लेना पड़ेगा। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू तो जीरो माइनस एफ एक्स, ये पे ये लिख दूंगा। इसका मतलब साइन एक्स बटा एक्स, और साइन एक्स बटा एक्स ध्यान हो अगर आपको तो अपन ने 11th के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, लिमिट साइन एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स बटा एक्स का मान एक होता है, ठीक है ना। ये तो प्रमेय है अपनी। इसी तरीके से क्या करोगे, बाईं सीमा का मान भी निकाल लो, ये लीजिए जी बाईं सीमा। अब बाईं सीमा का मान राइट हैंड लिमिट, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस और एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स की जगह पे ये आ जाएगा, मतलब कि x प्लस एक, x की जगह पे जीरो रख दो, जीरो प्लस एक जो हो गया एक। तो देख लो क्या ये दोनों ये सब बराबर है। अतः अब देखो इसके अंदर लास्ट की जो लाइन है ना वो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको लिखनी है, पूरी कर देना आप उसको लिख करके। तो ये क्वेश्चन एक आप कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा जल्दी और फास्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है क्वेश्चन नंबर 24। कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन। उसके अंदर आपको एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स उसमें आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक बटा एक्स, और ये दिया हुआ है आपको जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। ये कब होना चाहिए, ये होना चाहिए आपको कि जब देखो ये तो होगा जब x जीरो है, और ये तब होगा जब x जीरो नहीं है ना, उल्टा लिख दिया। ये तब होगा जब x जीरो है और ये जब x जीरो नहीं है, ऐसा होगा, ठीक है ना। आप देखो क्वेश्चन देखो, मैं जब तक एक बार मैच कर लेता हूँ क्या आंसर क्वेश्चन यही है क्या। हाँ जी, तो क्वेश्चन जो है अपना वो यही है, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, सुनो। ये जो क्वेश्चन ना इसके अंदर भी ऐसा ही है भाई, एक बार तो आपको फलन का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। फलन का मान निकालते हैं, तो देखो फलन का मान क्या होगा, तो वो होगा एफ जीरो। एफ अगर जीरो के बराबर है तो ये वाला मान लेना पड़ेगा। इसका मतलब देखो जीरो का कर रहा हूँ स्क्वायर और इधर आ रहा है साइन एक बटा एक्स।
अब मैं इसको जीरो क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मेरी बात समझना, इधर जीरो कर दूंगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब अनंत बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, चाहे प्लस में अनंत लेके चलो चाहे माइनस में अनंत लेकर के चलो, लेकिन वो तो साइन के एंगल में आ रहा है, और साइन के एंगल में आएगा तो साइन का मान बड़े से बड़ा क्या होता है, एक, और छोटे से छोटा क्या होता है, -1। मतलब इधर एक्चुअल में x का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा दोनों मान ही वेस्ट है, क्योंकि आगे जाकर के जीरो से गुणा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है जीरो, और गुणा क्या हो रहा है, -1 से 1 के बीच का कोई संख्या के बीच की संख्या, यही आ रही है ना, आगे पीछे जाकर के तो साइन का मान इधर यही बनेगा, इसलिए इसका मान क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। चलो ठीक है, और देखो अब सीमा का मान लेकर के देख लेना, मैं सीमा का मान LHL और RHL दोनों अलग अलग यहाँ नहीं लूंगा, क्योंकि इसने सीधा बोल दिया x 0 के बराबर नहीं है, तो अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो सकती है, राइट हैंड लिमिट भी हो सकती है, दोनों के लिए यही मान आना है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, जब, और सीमा का मान, देखो सीमा का मान इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि लिमिट दोनों साथ में निकाल रहा हूं, क्या, x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये देख लो आप कि x 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि देखो x अगर 0 प्लस है मतलब वास्तव में x 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, कितना ज्यादा, बिल्कुल नगण्य है वो, बहुत ही कम, लेकिन कुछ ज्यादा है, 0 नहीं है, 0 से कम है, कितना कम है, बहुत नगण्य कम है, कुछ कम है लेकिन कम है, मतलब 0 से कम है चाहे 0 से ज्यादा है, कभी भी यही मान आएगा उसके लिए, ये मान ले नहीं सकता, ये मान लूंगा तो हमेशा क्या आएगा, 0। अतः चूंकि fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है ना। लैंग्वेज इसकी अच्छे से लिख लेना, तो इधर एक लाइन और ऐड कर देना इस जगह पर, सीमा का मान, ठीक है ना, इस जगह पर आपको एक लाइन ऐड करनी है, क्योंकि जब x नॉट इक्वल्स टू 0 तो दाईं व बाईं सीमा समान आएगी, पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, समान आएगी, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ये लाइन लिखनी है, और जब ये बराबर आ रही है अतः फलन जो है वो क्या है, सर्वत्र सतत है, अतः फलन सर्वत्र सतत होगा। अब देखो सतत कब नहीं होता, ये बाई चांस यहां पर कोई ऐसा मान आ जाता, देखो इसने जानबूझ करके ऐसी वैल्यूज यहां पर रख रखी है कि ये 0 नहीं हो, मतलब सॉरी 0 हो जाए, कि ये सारी इन दोनों के मान जो है ना वो 0 आ जाए, जानबूझ के ऐसा सेट कर रखा है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा मान आ जाता जिसको लेकर के फिर मैं ये बोल देता कि नहीं अब इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए। अच्छा फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, देखो कई बार क्या होगा आगे जाकर के तुमको क्वेश्चन आएंगे ना अपने पास में, तब गलती कर दोगे। ये जो चीज है ना ये ध्यान रखना, अगर आपके पास में 0 गुणा, मैंने आपको अगर 11th में पढ़ा हो तो ध्यान होगा आपको कि एक को बोलते हैं अनिश्चित रूप, अपरिभाषित रूप, ठीक है ना, अपरिभाषित अनिश्चित रूप, ठीक है ना, जो कि सॉल्व नहीं होता। ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, अनिश्चित रूप वो क्या होता है, तो 6 अनिश्चित रूप होते हैं शायद, अभी गिन लेते हैं। देखो एक तो होता है अगर आपके पास में 0 गुणा 0 आ गया, एक होगा अगर आपके पास 0 बटा 0 आ गया, एक होता है अगर आपके पास इनफाइनिट गुणा इनफाइनिट आ गया, एक होता है अगर आपके पास में इनफाइनिट बटा इनफाइनिट आ गया, एक होता है अगर आपके पास 0 की घात इनफाइनिट आ गई, और एक होता है आपके पास अगर इनफाइनिट की घात 0 आ गई। अब देखो ये एक के साथ भी चलता है, एक की घात इनफाइनिट आ जाए या फिर इनफाइनिट की हाँ ठीक है, एक की घात इनफाइनिट आ जाए, वो भी आता है इसमें। तो मतलब 7 रूप हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 रूप होते हैं। तो जब लिमिट वाले क्वेश्चन करता है ना, तब मैंने बताया था आपको पहले भी कि लिमिट करते हैं तो आपके पास में ये अनिश्चित रूप बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर ये अनिश्चित रूप बनता है तो हम वहां पर लिमिट का मान सीधा नहीं रखते। कैसे, क्या क्या बता रहा हूं मैं आपको, समझना। जैसे ये है, क्या करते हैं हम 0 का मान सीधा इधर रख देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो अगर 0 का मान इधर रख के देखो तो ये क्या हो जाएगा, sin 0। समझना भाई, अगर इधर मैंने रखा 0 का मान तो ये बन गया sin 0, देखना ध्यान से, और बटे में 0, ठीक है ना, बटे में भी 0, मैंने x की जगह पे सीधा 0 मान रख दिया। तो जैसे ही मैंने इधर 0 बटा 0 कर दिया तो sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना।
और ये बटे में 0, ये क्या बन गया, अनिश्चित रूप बन गया। सबसे पहला दूसरा वाला ही बन गया, देखो 0/0। और 11th क्लास का जो 13th या 12th जो चैप्टर था ना, उसके अंदर जो था लिमिट वाले क्वेश्चन, वो यही होते थे। शुरुआत के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, डायरेक्ट मान रखते थे, सॉल्व हो जाता था। बाद वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता था। और वो जुगाड़ क्यों करते थे, क्योंकि वहां पर ये अनिश्चित रूप बनता था। अब अगर आपके पास में 0/0, 0 गुणा 0, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट गुणा इनफाइनाइट, 0 की घात इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की घात 0, इनमें से कोई भी बनता है तो उसको अपन बोलते हैं अनिश्चित रूप। फिर उसे कैसे सॉल्व करते हैं, चरघातांकी रूप से सॉल्व करो या फिर डीएल हॉस्पिटल रूल आता है एक, वैसे रूल्स लगा करके अपन इसको सॉल्व करते थे। तो वैसा जब अपन इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसका एक आइडेंटिटी बनती है, सीधा प्रमेय है वो याद करनी होती है अपने को कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x होगा तो मान हमेशा 1 आएगा। इस तरीके से इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन अब यहां पर क्यों बताइए मैंने बात, यहां पर मैंने इसलिए बताइए कि 0 गुणा कुछ हो रहा है, ध्यान से देखो, ना तो ये 0 है ना ये इनफाइनाइट है। अगर यहां पर 0 या इनफाइनाइट आ जाता तो मुझे इसको कुछ और तरीके से सॉल्व करना होता, तब मेरा क्वेश्चन यही क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर क्या है, अनिश्चित रूप नहीं बना। अगर यहाँ पर अनिश्चित रूप ऐसा बन जाता तो मुझे इसको ये मैं इतना आसानी से सॉल्व नहीं कर सकता था, क्योंकि ये 0 में गुणा होकर के सारी चीज 0 हो रही है, वो बात अलग है। लेकिन अगर बाई चांस इधर 0 ही बन जाता, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट बन जाता, तो नहीं हो पाता ये, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगी कि सर अगर इधर 0 ही बन गया तो समझो इधर 0 कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना, इधर 0 नहीं बन सकता। 0 बनने के लिए ये पूरा 0 होना चाहिए, और ये पूरा 0 नहीं होगा, क्योंकि x का मान आप कुछ भी रख दो वो कभी इसको 0 करेगा ही नहीं, इसलिए, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन आपका। मैं साइड में होता हूँ, आप इसको अच्छे से देख लो, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट इसका अच्छा था, कॉन्सेप्ट समझने के लिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। देख लो इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सान्तत्यता की जांच करनी है sin x माइनस cos x की, ठीक है। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 25, वो है आपके पास f(x) है sin x माइनस cos x और एक बार 0, ठीक है ना, यही है। और आपको इसके भी सान्तत्यता की जांच करनी है। अच्छा -1 है, ठीक है, -1 है। ये तो कब है, जब x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ये है जब x 0 के बराबर है, मान इसका -1 है, ठीक है ना। x अगर 0 के बराबर नहीं है तो अच्छा सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि क्या ये सतत हो सकता है क्या। भाई मेरे को तो समझ में आ गया कि सतत ये शायद ही होगा, मेरे को नहीं लगता कि ये x बराबर 0 के ऊपर सतत हो जाएगा, कैसे, ठीक है ना। तो इस चीज को सोचने के लिए आप इतना समझना, अगर x 0 से छोटा है तब भी ये मान लूंगा, x अगर 0 से बड़ा है तब भी ये मान लूंगा। अगर x 0 से छोटा है तब ये, बड़ा है तो ये, लेकिन x 0 के बराबर है तो ये। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये जो है ना, ये चीज मान आपको क्या देनी चाहिए, -1 देनी चाहिए, तब तो इसके बराबर हो जाएगी, वरना नहीं होगी। चलो करते हैं अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो फलन का मान, फलन का मान भी क्या निकालना, लिखा हुआ है ये सीधा 0 के ऊपर 1 है, इसलिए क्या लिख दूंगा इसको, f0 बराबर -1 है, ठीक है ना। सीमा का मान देख लीजिए, सीमा का मान, तो सीमा का मान एक बार लेंगे लिमिट, इधर तो LHS लूंगा मैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस साइड में राइट हैंड लिमिट ले लूंगा। पहले इसको पूरा निपटा देता हूं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), अगर 0 से माइनस है, 0 के बराबर नहीं है तो ये वाला मान आएगा, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देता हूं मैं, और इसको कर देता हूं 0 माइनस h। यही करेंगे कि भाई x के पे तो मैंने 0 रख दिया और इधर -h रख दिया। अब समझना कि क्या हो रहा है ये वास्तव में, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h करूंगा तो -h ही रहेगा, ठीक है ना। अब मान रख देना इसका, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है, इस जगह पर रखना मान, तो ये क्या है, sin x, x नहीं sin -h माइनस cos -h, यही। अब सुनो sin -h, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, तो देखो sin -h माइनस है इसलिए इसका माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा माइनस sin h, इसका माइनस बाहर नहीं आता, ये cos -h cos h ही होता है, तो ये cos h हो गया, ठीक है ना। लिमिट चल रहा है h टेंड्स टू 0। अब क्या करो, अब h की जगह पे मान रख दो, h की जगह पे मान रखूंगा तो क्या आएगा, -sin 0 माइनस cos 0।
अब देखो ध्यान से, माइनस साइन जीरो का मान क्या आएगा, दिख रहा है क्या नीचे तक लास्ट में? ठीक है, दिख जाएगा, लिख देता हूँ फिर यहाँ पे। देखो साइन जीरो का मान तो जीरो होता है, इसलिए ये तो जीरो ही हो गया, और कॉस जीरो का मान क्या होता है, एक होता है, इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा -1। ठीक है, अब सेम टू सेम किस में चलने वाला है, राइट हैंड लिमिट में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी फर्क पड़ेगा नहीं। देखो हाँ, अगर ये कॉस माइनस साइन होता ना तो ये सतत नहीं होता, कॉस माइनस साइन होता तब ये सतत नहीं होता। कैसे नहीं होता, तभी आ जाएगा समझ में। x टेंड्स टू 0 प्लस करके चल रहा हूं मैं fx। अब समझना, मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h ले आता हूँ, इस जगह पर h की एंट्री करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस h, तो ये कुल मिला करके लिमिट h टेंड्स टू 0 f h हो जाएगा। रख दो मान जो भी है, तो वो मान क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा, साइन h माइनस कॉस h। अब देखिए साइन h माइनस कॉस h है, ठीक है ना, h की जगह पर रख दो 0, तो ये हो गया साइन 0 माइनस कॉस 0। इसका मान 0 होता है, इसका मान 1 होता है, इसलिए -1 आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर मेरे पास cos x माइनस साइन x होता है ना, तो इसका मान तो मेरे पास -1 आ जाता, मतलब इसका मान 1 आ जाता, उसका मान -1 हो जाता। तो ये हो सकता है कि सतत नहीं होते। अब देखो -1 आया, -1 आया, -1 आया, लास्ट में आपको यहाँ पर वही एक लाइन लिखनी है, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर वो लाइन आप लिख करके कंप्लीट करोगे कि क्या करना है भाई। अतः fx मतलब कि f0 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का मान बराबर है, अतः यह सर्वत्र सतत है। देख लो कहीं पर भी ग्राफ इसका टूटने वाला नहीं है, इसलिए ये क्या है, सर्वत्र सतत है। करो नोट इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये बोल रहा है आपको 26, 27, 28 मैंने लिखा है, 29वां भी ऐसा ही है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि k का मान ज्ञात करना है आपको। दिए हुए फलन जो है ना वो निर्दिष्ट बिंदु के ऊपर सतत है। अब निर्दिष्ट बिंदु पे सतत है, इसका मतलब मैं इसमें से कोई एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको सबसे। देखो जैसे 26वां है, इसी को बता देता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन क्या है, ये है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये π/2 पे सतत है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखता हूँ पहले, तो देखो लिखूंगा क्या, वो एक काम है पूरा। प्रश्नानुसार fx π/2 पर सतत है, अतः देखो सतत होने का मतलब क्या होता है, सतत होने का मतलब होता है कि π/2 के ऊपर उसकी वैल्यू और उसकी लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब देखो मैं प्लस या माइनस कुछ नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि सतत है, इसका मतलब प्लस लगाऊंगा तब भी और माइनस लगाऊंगा तब भी वो बराबर है। अब इसमें भी देख लो, इसने नहीं दे रखा पाई इज नॉट इक्वल्स टू π/2, मतलब छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, और दोनों के ऊपर मान यही है। इसलिए मैं इधर क्या कर रहा हूँ, प्लस माइनस अगर आप लगाना चाहते हो तो एक बार प्लस लगा करके इसको लिख देना, फिर बराबर करके माइनस वाले को लिख देना। मैं एक साथ ये लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब मान क्या आएगा, π/2 के ऊपर। अब देखो π/2 के ऊपर इसका मान क्या है, 3 है, 3 बराबर लिमिट अगर π/2 की ओर है, π/2 नहीं π/2 की ओर है, तब मान क्या है, तब ये है, ठीक है। क्या मान है, k cos। देखो π/2 की ओर है, तो मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं अपने मर्जी से π/2 x के तो π/2 लिखूंगा। अब उसमें आप चाहो तो प्लस करना, चाहो तो माइनस करना। मैं इसमें प्लस करके मान लूं तो प्लस करके कुछ भी आप मान सकते हो, और प्लस क्या होगा, वो h ही होगा, प्लस तो जो भी होगा, ठीक है ना। प्लस h अपॉन में क्या आएगा, π-2, और इधर क्या आएगा, h आएगा। h जो है वो आगे पीछे जाकर के 0 होने वाला है, इसलिए इसको क्या कर दूंगा, लास्ट में 0 ही कर दूंगा मैं। तो देखो h की जगह पे 0 रख देना एक बार, 3 बराबर k, या फिर इसको और भी सही लिखूं ना मैं यहाँ पर, तो इसको मैं लिखता ही नहीं हूं, क्योंकि आगे पीछे जाकर के वो 0 ही होना है, ठीक है ना भाई। x की जगह पे रखूंगा क्या मैं, π/2 रखूंगा, ये π/2 रख दिया, और इधर क्या रखूंगा, इधर भी π/2 रखूंगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये तो k है और ये है cos π/2, और cos π/2 का मान क्या होता है, तो एक काम करो, cos π/2 को तो अभी तो इधर cos π/2 का मान क्या होता है, ये तो cos π/2 का मान हो जाएगा 0, ठीक है ना। cos π/2 का मान 0, ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब अगर मैंने ये कर दिया तो देखो पाई माइनस पाई ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 0/0 रूप बन जाएगा। इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको ऐसा सॉल्व नहीं करके क्या करेंगे, इसको हटा देता हूं मैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
इसमें क्या करना है कि अपने को दोनों ही मान पूरे पूरे निकाल करके रखने पड़ेंगे। इसका मतलब देखो, जो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर आप प्लस में लिख सकते हो और माइनस में लिख सकते हो, तो वही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ पर ये ले लिया ना तो यहाँ पर 0/0 रूप बन रहा है। अगले स्टेप में रखते ही समझ में आ गया, इसलिए मैं इसको ऐसा लिखूंगा और इधर लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 और माइनस फिर fx। अब देखो एक स्टेप वापस मैं हटा करके वापस बता रहा हूँ आपको कि इस जगह पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा 0/0 रूप बन जाएगा जो कि अनिश्चित रूप हुआ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका ये वाली जो है ना ये दाईं सीमा है इसकी, तो दाईं सीमा निकाल लेता हूँ। देखो दाईं सीमा निकालूंगा तो होगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस और fx। अगले स्टेप में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2, fx की जगह पे क्या आएगा ये वाला, ठीक है ना, ये आएगा देखिए k और cos x। या फिर एक काम करते हैं, देखो मैं चाहता हूं कि अपन इसको ना छोटे से छोटे तरीके से जल्दी करते हैं, तो ये दोनों इससे बराबर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यही करते हैं, चाहे ना तो मैं देखो इसको पूरा इधर ही सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना, इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ भाई, ये मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बाईं सीमा निकालूंगा, फिर बराबर करूंगा। तो आप चाहो तो इसको इजी करने के लिए, मतलब थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इसके नीचे और इसके नीचे पूरा इसको साथ में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब मैं बार बार मिटा करके नहीं करने वाला हूँ, मैंने जो स्टार्ट कर दिया वही करूंगा। इधर आ जाएगा cos x बटा π-2x। फिर अगला स्टेप, अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये प्लस चल रहा है इसलिए इधर क्या करूंगा h टेंड्स टू 0 और इस जगह पर k cos x की जगह पे क्या लिख दूंगा π/2 प्लस h बटा π-2 π/2 प्लस h, ठीक है ना। इतना कर दिया अपन ने। अब जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो देखो cos π/2 प्लस h कर रहा हूँ, π/2 प्लस कर रहा हूँ कुछ, तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, ये तो लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, ये पाई नहीं k है, ठीक है ना, ये क्या चल रहा है अपने के पास में k चल रहा है, π/2 प्लस किया तो वो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ध्यान रखना क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। और कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, π/2 कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट से सेकंड में पहुंच रहा हूँ, सेकंड में पहुंच गया तो cos नेगेटिव होगा इसलिए माइनस साइन h आएगा। इधर देखो पाई 2 से 2 कट गया तो ये हो गया पाई माइनस पाई, और इधर हो गया ये माइनस के 2h, पाई में पाई तो खत्म हो गया, ठीक है। इसको यहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे अब मैं, तो ये क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर है माइनस k, नीचे है बटे 2 और फिर है साइन h बटा h। देखो ये साइन h और ये h, इस दो को मैं आगे ले गया, ठीक है। अच्छा ये माइनस इसके साथ है ना तो ये माइनस से माइनस भी कट गया, k/2 साइन h बटा h। अब इसका मान अपने को पता है क्या होता है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x हो तो इसका मान 1 होता है, तो इस पूरे का मान 1 हो गया, इसलिए मेरे पास इसका मान क्या आएगा k/2, ठीक है ना। इसका मान क्या आ गया k/2, और यहाँ पर अपने को पता है ये k/2 किसके बराबर होने वाला है, 3 के बराबर होने वाला है। देखो मैं इसको निकाल ही नहीं रहा हूँ, अब इसको मैं नहीं निकाल रहा, अब चाहो तो निकाल लेना, क्योंकि इसको निकालने का मतलब नहीं है, मेरे पास मान इसी से आ जाएगा। अब चूंकि ये क्या निकाला अपन ने राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट जो है वो भी किसके बराबर होगी, f π/2 के बराबर होगी, तो क्या आ जाएगा k/2 बराबर कितना, इधर 3, ठीक है ना, मान क्या है इसका 3 है, तो ये 2 को इधर ले आओ तो k का मान क्या आ गया 6, ये आ गया आपके पास k का मान, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। मैं साइड में होता हूँ, आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको 27 और 28 इसमें से एक क्वेश्चन 27 में बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 और 29, ठीक है ना, ये आपको खुद को करना है, इसी तरीके से करना है, हो जाएगा। फिर ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर तक अपन कंप्लीट ही कर दें इसको, ठीक है ना। देखिए ये था 26वां, अब मैं आपको एक बार 27वां क्वेश्चन भी बता देता हूँ। 27वें क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं, क्या 0/0 तो नहीं बन रहा ना, इसलिए तो इजी हो गया। क्या करना है आपको भाई, ये चीज लिख करके डायरेक्ट ही कर देना इसको। क्या करना है, प्रश्नानुसार fx 2 पर सतत है, अतः ये चीज भी लिखनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। बस अब देखो जो मैं बता रहा था ना आपको कि हम ऐसा करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे और थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, वो चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसके लिए देखो भाई, प्रश्नानुसार ये जो है ये 2 के ऊपर सतत है, 2 पे सतत है, तो f2 बराबर x2 और इधर भी 2 प्लस, ठीक है। मैं केवल इन 2 को लेकर के काम कर दूंगा भाई। x अगर 2 के बराबर होगा, x अगर 2 के बराबर होगा तो उसका मान क्या आएगा, ये आएगा, मतलब कि k 2 का स्क्वायर बटा 3, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर 2 से छोटा होगा, देखो 2 से छोटा होगा
तो 2 से छोटे के लिए तो यही मान आएगा, लेकिन अगर 2 से बड़ा होगा तो 2 से बड़े के लिए कौन सा मान आएगा, ये वाला। मैंने ये वाला मान ले लिया, 3 आ गया, 3 को इधर ले आओ तो ये हो गया k बराबर k गुणा 2 दूनी 4 बराबर 3 तिया 9, k बराबर क्या आएगा 9/4। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। इसी तरीके से क्या करोगे आप 28वां क्वेश्चन भी कर लोगे। मैं साइड में होता हूँ, एक बार देख लेना इसको अच्छे से, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। तो अगर आपके डाउट होंगे उसको भी हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा गया मैंने, क्वेश्चन नंबर ये 28वां है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है ये 27 सॉरी, क्वेश्चन नंबर है ये 27। क्वेश्चन नंबर कर देना इसको 27। क्या किया वो देख लो कि भाई अपन ने क्या किया। भाई मैंने f2 का मान तो इधर रखना है, तो ये क्या आ जाएगा k x पे 2 आ जाएगा, 2² 3, और ये k के ऊपर स्क्वायर है। एक बार क्वेश्चन भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन चेक करता हूँ मेरे को, हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर एक करेक्शन कर लेना, भाई ये 3 नहीं है यार यहाँ पे, है ना, ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है तो ये तो 3 आएगा ही नहीं। फिर जब ये 3 नहीं आएगा तो इधर ये 3 ही रहेगा, ठीक है ना। इतना सा कर लेना, तो ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ गया। अब ये था अपना क्वेश्चन नंबर 27। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 भी हो जाएगा। क्या करोगे, एक बार पाई के देखो, पाई से बड़े के लिए ये मान लोगे। इसका मतलब अगर शॉर्ट में मैं निकाल के बता दूंगा तो यहाँ से मान क्या आएगा आपका k पाई प्लस 1 बराबर कॉस पाई। अब कॉस पाई का मान क्या होगा, कॉस पाई का मान वही होगा जो कॉस 0 पे होगा, तो कॉस 0 पे इसका मान 1 होता है, इधर -1 होगा, और k पाई प्लस 1। तो देखो k बराबर क्या आएगा, 1 उधर जाएगा तो -1 -2 हो जाएगा, बटे में पाई आ जाएगा। k का मान इधर से आपका -2/पाई आएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, आपको इसको पूरे अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, ये सेशन कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।